हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। 1939 में बैटमैन की फर्स्ट कॉमिक्स आने के बाद इस पर इतना ज़्यादा मैटर लिखा जा चुका है कि जब भी कोई डायरेक्टर, चाहे वो टिम बर्टन हो, जोल शूमाकर हो, क्रिस्टोफर नॉलन या फिर मैट रीव्स, कोई भी बैटमैन टाइम और एरा के अकॉर्डिंग न्यू जनरेशन के लिए क्रिएट करना चाहते हैं अपने इंटरप्रिटेशन से, तो डिफरेंस आना लाजमी ही है। अब इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 2005 के नॉलन बर्ड्स के बैटमैन बिगिंस वाले बैटमैन को। काफ़ी फेमस हैं वो, उन्होंने बिल्कुल रिवाइव कर दिया था बैटमैन को आफ्टर वॉल किल्मर और जिम कैरी वाला जो पूरा हुआ था जोल शूमाकर वाले मूवी में। उसके बाद तो बिल्कुल रिवाइव ही करा था, क्योंकि बैटमैन को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था उस मूवी में। और दूसरी जिसे कंपेयर करेंगे वो है 2022 की द बैटमैन, जो कि रीव्स का वर्ड है, उस वाले बैटमैन से। अब अगर हम नॉलन वर्ड्स में आते हैं तो पहले डायरेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर नॉलन बहुत ज़्यादा कॉमिक्स एंथुजियास्ट नहीं थे, उन्होंने कुछ ही कॉमिक्स पढ़ी थी इसको बनाने के पहले और हेल्प ली थी, जबकि इनका जो बैटमैन बिगिंस वाला पूरा वर्ड है, जो ट्रायोलॉजी है, वो ज़्यादा क्लोज है कॉमिक्स में जो दिखाई गई है कंपेयर टू मैट रीव्स के, क्योंकि मैट रीव्स ने खुद ही अपनी कहानी लिखी है यहाँ पर। और जब वो प्लैनेट ऑफ द एप्स की शूटिंग कर रहे थे 2017 में, तब उनको ये ऑफर आया था कि वो बैटमैन को पर एक नई मूवी बनाना चाहते हैं, और उन्होंने इस पर विचार किया और फाइनली उनको 5 साल लगे अपनी स्टोरी लिखने के लिए, पूरा कैरेक्टर एनालिसिस करने के लिए, और फाइनली द बैटमैन निकल कर आई। अब अगर हम बैटमैन की बात करते हैं नॉलन वर्स में, तो यहाँ पर जो बैटमैन है ये ब्रूस वेन और बैटमैन का एक परफेक्ट मिक्सचर दिखता है। इसमें जो उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, भले फ्लैशबैक में दिखाएं, प्रेजेंट टाइम में दिखाएं, बट पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलती है कि बचपन में क्या हुआ था, क्या ट्रेजेडी थी, फिर एंगर और ग्रीफ से क्या हुआ, फिर इनमें जो स्किल्स है ये इन्होंने कहाँ पर सीखी थी, फिर यहाँ पर आते हैं और इनको सूट्स वगैरह मिलते हैं, और फिर फाइनली ये बैटमैन बनते हैं। पूरा एक कैरेक्टर आर्क इनका देखने को मिलता है। जो लोग नए भी हैं इस बैटमैन वाली चीज़ से, या कोई ले पर्सन है, वो भी समझ जाएगा अच्छे से कि क्या दिखाना चाहते हैं। जबकि अगर हम रीज वर्ड वाले बैटमैन की बात करते हैं तो यहाँ पर बैटमैन ही स्टार्टिंग में दिखा दिए जाते हैं, और एज ऑलवेज जैसे जैसे नई नई मूवीज़ बनती जाती हैं, डार्कर होती जाती हैं, तो यहाँ पर भी ये रीव्स वर्ड में थोड़ा ज़्यादा डार्कर टोन में नज़र आ रहे हैं, और उतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की गई हैं, फीड नहीं की गई हैं, जबकि कॉमिक्स लवर को ये बहुत पसंद आएंगी। लेकिन किसी भी ले पर्सन के लिए, लेमैन के लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर वो इस वर्ड से बहुत ज़्यादा पहले से परिचित नहीं है तो। दूसरी तरफ जो नॉलन वर्स वाले बैटमैन हैं वो गैजेट्स और गिज़्मो से लैस हैं, और वो अचानक ही आते हैं, एकदम एक हवा की तरह आते हैं क्रिमिनल्स के बीच में, उनको डराते हैं। फियर ही मेन चीज़ होती है क्रिमिनल्स को रोकने के लिए इस गॉथम वाले वर्ड में, जो बैटमैन फियर क्रिएट करता है क्रिमिनल्स के बीच में। जबकि दूसरी तरफ जो रीव्स वर्ड के बैटमैन है वो छाती चौड़ी कर कर, एकदम सीना चौड़ा कर कर चलते हैं क्रिमिनल्स के बीच में, दिखाए भी गए हैं स्टार्टिंग में ही, और ब्रुटैलिटी और टैक्टिक्स का मिक्सचर दिखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं दिखते हैं। और ये डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पर विलन इसी तरीके का ऐड किया गया है, उसको बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा एक्शन है उसकी ज़रूरत नहीं है, जबकि ब्रेन की ज़रूरत है। और यहाँ पर वो दिखते भी हैं कि किस बहुत शांत रहते हैं, जो रॉबर्ट की सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है जो वो दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, कि वो शांत रहते हैं, लेकिन स्टिल हमें पता चल रहा होता है कि वो थिंक कर रहे हैं कुछ, और यही ज़रूरत है यहाँ की, इस मूवी की यही मांग है। अगर फिर हम नॉलन वर्स में आते हैं तो वहाँ पर विलन की अगर बात करें तो वहाँ पर रसल गुल दिखाते हैं, क्योंकि विलन जितना बड़ा होगा तो बैटमैन का ऑरा भी उतना ही बड़ा क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जो विलन है वो एकदम छोटे मोटे थैनोस की तरह आप समझ सकते हैं, वो इनके एक मास्टरमाइंड की तरह हैं, और उन्होंने जो कुछ प्लान किया है कि करप्शन की वजह से ये हर सिटीज़ पे ध्यान रखते हैं, और जिसमें भी कोई करप्शन फैलता तो उन्हें लगता है कि अब कुछ फ़ायदा नहीं है सिटी को आगे बढ़ाने का, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, और वाइप ऑफ करना चाहते हैं। उन्होंने मास्टरमाइंड प्लान बना भी लिया था यहाँ पर स्केयर क्रो किलियन मर्फी के साथ मिलकर। यहाँ पर किलियन मर्फी का बहुत अच्छा यूज़ नहीं किया गया है, स्टिल किलियन हर जगह अपना पूरा इंप्रेशन छोड़कर ही जाते हैं, सो उन्होंने यहाँ पर भी यही किया है। अब अगर इधर आते हैं रिडलर की तरफ, तो रिडलर की जो स्टोरी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक बहुत ज़्यादा गिफ्टेड बच्चा था, बहुत ज़्यादा ब्रेनी था, लेकिन लोग इसकी, क्योंकि ये छोटी जगह को बिलोंग करता था, वर्किंग क्लास में था बेसिकली, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसके फादर भी इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। अब क्या हुआ, ये गलत रास्ते पर चला गया, लेकिन अब तो उसको चीप थ्रिल्स में मज़ा नहीं आता है, सो इसने ये प्लान बनाया कि अब वो सीरियल किलर वाले बिजनेस में जाएगा और टारगेट करेगा जो करप्शन में इन्वॉल्व हाई बिग विग्स हैं, उनको, हाई क्लास लोग हैं, बिग विग्स हैं, उनको जो है इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा। इससे क्या होगा कि करप्शन जो इस अपने दिमाग में एक इमेज बनाए हुए है कि ये शायद करप्शन सॉल्व कर रहा है, वो भी होएगा, और उसको ग्लोरी भी मिलेगी जो अभी तक इसके हाथ में नहीं आई है।
अगर हम बैटमोबिल की बात करते हैं तो नॉलन बर्स की जो बैटमोबिल थी उसका कोई सानी ही नहीं है। वो एक मॉन्स्टर ट्रक था, कंप्रेस्ड फॉर्म में, और छतों पर भी चला जाता था। सुपर्ब, दैट वाज सुपर्ब। यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ये पावर कार टाइप की दिखा रहे हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक नहीं है, उतनी ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है। ठीक ठाक सी दिखाई है इसमें द बैटमैन में। उसके बाद अगर हम एक्ट्रेस की बात करते हैं तो वहाँ पर कैटी होम्स थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी रेचल के फॉर्म में। उसके बाद जो भी आई थी गिलेनहाल और एना हैथवे, वो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे। जबकि यहाँ पर जो ज़ोई कैटवुमन बनकर आई हैं फिर से ऑरा क्रिएट कर रही हैं। कैटवुमन हमेशा एक डूबियस कैरेक्टर होता है, एक एंटी हीरो टाइप की होती हैं, क्योंकि अगर कोई रास्ते में आएगा तो उसका भला कर देंगी, लेकिन वो किसी चीज़ से बाउंडेड नहीं है। ये नहीं है कि वो करती हैं लोगों का भला करना, तो उसको ये परफेक्टली निभा पा रही है, काफ़ी अच्छी लग रही हैं यहाँ पर। अब अगर हम एक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट वाला तो एक्शन था ही ओरिएंटेड, बेहतरीन एक्शन सीन्स थे उसके, जो मुझे इस वाले से ज़्यादा, द बैटमैन से ज़्यादा पसंद है जो रीव्स वर्ड के बैटमैन ने किए हैं। जबकि वो ज़्यादा टैक्टिकल हैं, बट इतना ज़्यादा अप क्लोज नहीं दिखा रहे हैं, शायद कुछ हेजिटेट कर रहे हैं दिखाने में रीव्स वर्ड वाले में। तो एक्शन मुझे नॉलन बर्स के ज़्यादा पसंद है। अगर गॉथम की बात करते हैं तो जो नॉलन बर्स का गॉथम था वो मुझे कहीं कहीं पर सनी दिख रहा था, उतना ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लग रहा था, उतना ज़्यादा डार्क नहीं लग रहा था कंपेयर टू दिस रीव्स वर्ड। ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा डार्क टोन लिए हुए, जबकि ये थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन स्टिल क्लॉस्ट्रोफोबिया ज़्यादा फील हो रही है। देन अगर म्यूज़िक पे आते हैं तो नॉलन बर्स में बहुत क्लासिकल टच दिया गया है, थोड़ा क्लासी म्यूज़िक है जो मोर ऑफ इंस्ट्रूमेंटल साइड में है वो है। और यहाँ पर दूसरी तरफ रीव्स वर्ड में जो सुपर हीरो म्यूज़िक मूवीज़ की जान होता है, रॉक म्यूज़िक, वो ऐड किया गया है। साइकेडेलिक्स भी कहीं कहीं पर सुनने को मिलते हैं, ग्रंज भी मिलता है। और यहाँ पर मेरा फेवरेट है समथिंग ऑन द वे, कर्ट कोबेन का है, निर्वाणा का, आप सुनिएगा, बहुत अच्छा है। बाकी एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड ऐड करते हैं। विलन एज लियाम नीसन और पॉल डानो, गॉर्डन एज गैरी ओल्डमैन और जेफरी राइट, गैरी ओल्डमैन, एल्फ्रेड एज माइकल केन और एंडी सर्किस, माइकल केन, बैटमैन एज क्रिश्चियन बेल और रॉबर्ट पैटिंसन। आई डोंट नो, यू टेल मी, दैट्स इट, बाय।